दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन द प्रीवियस क्लास वी ऑलरेडी कंक्लूडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड वी ऑल्सो सो थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स हाउ दोज एक्सपेरिमेंट्स वैलिडेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आई बात। तो इस क्लास में, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, ठीक है ना, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पहला जो है वो हमारे पास क्या है, द पाथ ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे जीरो पॉइंट एनर्जी। फिर हम पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हम किस तरीके से ग्राउंड स्टेट एनर्जी और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही ये देखेंगे नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिसाइड नहीं करता। समझ में आई बात, ठीक है। ये हम किसके जरिए समझ सकते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। समझ में आई बात। फिर हम जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम निकालेंगे किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक्चुअली मैं ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है ना। जो अनसर्टेनिटी वाला लेक्चर है जिसमें मैंने अनसर्टेनिटी सबसे पहले पढ़ाया था, उसमें मैंने इसको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो ये आप एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन में जब आप उस सेक्शन में जाओगे ना, जब मैं इसको पढ़ा रहा था, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मैंने बहुत ब्रॉडली इसको डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में ऑलरेडी करा चुका हूँ। फिर मैं बताऊंगा मास ऑफ पाई मीजोन। हम मास कैसे निकाल सकते हैं, पाई मीजोन भी एक तरीके से पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल हमारे पास है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से पाई मीजोन का हम क्या निकालेंगे, मास। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है ना। एक लेक्चर में सारे टॉपिक कवर नहीं किए जा सकते, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो जाएगा, इट माइट बी अ बर्डन फॉर यू, ठीक है। तो हम आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द जीरो पॉइंट एनर्जी, ठीक है। तो बिना समय गंवाए ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप जानते हो जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होती है ना, आप उसको प्रिसाइसली डिटरमाइन कर सकते हो यदि आपको पोजीशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें पता हो, है ना। और साइमल्टेनियसली आप इनको मेजर भी कर सकते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में। अब देखो, कोई भी पार्टिकल होता है उसकी कुछ ट्रेजेक्ट्री होती है। तो मान लो इस पॉइंट पर ना आपको उसका पता चल जाएगी बेस इस वक्त उसका पोजीशन क्या है ना। समझ में आई बात। तो उसका पोजीशन आपको पता चल जाए, उसका वेलोसिटी कितना है, तो फ्यूचर में आप उसका ट्रेजेक्ट्री क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होती है ना। पता होता है कि पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है, क्यों कैसे कैसे जा रहा है हमें पता होता है, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ पे है ना। प्रिसाइजली हम जानते हैं उस पार्टिकल के बारे में। जब हमें पता है पार्टिकल कहाँ है तो हम बता सकते हैं ना क्या पाथ फॉलो कर रहा है। तो ट्रेजेक्ट्री हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में डिफाइन करते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मना करता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, वो उनका कोई फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री नहीं होता। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ, फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री होता ही नहीं है। कौन प्रोहिबिट करता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रोहिबिट करता है। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें प्रिसाइजली हम पता ही नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। जब हमें पता ही नहीं है कि फिक्स्ड पोजीशन क्या है, तो फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री कैसे बताएंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब पता ही नहीं है पार्टिकल का है, बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, इसमें कहीं भी हो सकता है, तो हमें ट्रेजेक्ट्री कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर सकते। तो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है ना, वो ये कहता है कि क्या इम्पॉसिबल है साइमल्टेनियसली क्या डिटरमाइन करना है एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम पार्टिकल का। समझ में आई बात। तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसी वजह से क्लासिकल कंसेप्ट जो है ना, वेल डिफाइंड पाथ का, जो क्लासिकल कंसेप्ट होता है वेल डिफाइंड पाथ का या ऑर्बिट का, वो अप्लाई नहीं होगा। किस पर अप्लाई नहीं होगा, क्वांटम पार्टिकल्स पर, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है। अब देखो, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, हम जानते थे कि न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आई बात, यही तो जानते थे ऑर्बिट्स में, यही तो। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज़ को मना करता है। समझ में आई बात। तो जो बोर मॉडल है हाइड्रोजन एटम का, उसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स तो मना करता है इस चीज़ के कि दे कैन नॉट हैव वेल डिफाइंड ऑर्बिट। समझ में आई बात। तो आपको ये बात दिमाग में ध्यान रखना, दिमाग में बैठा लो,
ठीक है, ये आपको बस स्टार्टिंग में इसलिए चीज़ें बता जाती है समझाने के लिए। तो यदि आप कहोगे एट आर डिस्टेंस, मैं कहूँ यदि कोई पार्टिकल न्यूक्लियस के और ये अगर इलेक्ट्रॉन आर डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आया? एक्चुअली में होता क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो क्या होता है, क्लाउड होता है। क्या होता है? क्लाउड, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ना कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब हमें नहीं पता है वो कहाँ है, तो उसके चारों तरफ ही, लेकिन वो एग्जैक्ट आर डिस्टेंस पर है, या मैं कहूँ भाई आर रेडियस है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब मान लो ये आर हो गई, ठीक है ना, और ये यहाँ तक कितनी हो गई, आर प्लस के डी आर। तो ये जो है ना ये, ठीक है ना, ये जो डेल आर या ये डी आर जो हम इसमें वो कहीं ना कहीं होगा, एग्जैक्टली क्या हमें नहीं पता। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो मैं यही आपको बताया है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी, जो इलेक्ट्रॉन को ये कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन वेव भी है पार्टिकल भी है। समझ में आई बात? ठीक है ना। हम उसको सिर्फ भाई वेव पार्टिकल डुअलिटी से हम प्रोबेबिलिटी तो निकालते हैं, वेव पार्टिकल एग्जैक्ट नहीं पता होता ना कि भाई वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है या पार्टिकल की तरह। जब हम उसको डिटेक्ट करने की तरह कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं चाहे तो वो हमें वेव मिलेगा, चाहे हमें वो पार्टिकल की तरह मिलेगा, है ना। एक नेचर होगा, जैसे कोइन होता है, मैंने आपको बताया था कोइन होता है, तो कोइन को जब आप टॉस करोगे चाहे तो वेव आएगा चाहे पार्टिकल आएगा, एक आएगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये जो नेचर होता है प्रोबेबिलिस्टिक होता है, मैंने आपको जो मतलब बताया, क्या जैसे कोइन को उछालते हैं ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी तो आता है, हमें थोड़ी ना पता क्या होगा। तो एग्जैक्ट पाथ हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो एग्जैक्ट पाथ होता है वो डिफाइन नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है ना। क्या बता सकते हैं? प्रोबेबिलिटी बिट्स बता सकते हैं। अब मान लो ये मेरे पास ओरिजिन हो गया, है ना, और ये डिस्टेंस x होगी, ठीक है, और ये यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये x प्लस के डेल x होगी। तो मैं बता सकता हूँ भाई ये एग्जैक्ट यहाँ कहीं है, इसमें है ना, ये डेल x रीजन हो गया, इसमें कहीं ना कहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी आ गई, एग्जैक्ट x पर है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ मतलब है इधर, इसी में मिलेगा कहीं ना कहीं, तो एक प्रोबेबिलिटी है। समझ में? तो दिस प्रोबेबिलिस्टिक डिस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल, जैसे मैंने बताया था। तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होगा ना वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये था, और इसको हम इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल को कौन डिस्क्राइब करता है? वेव फंक्शन। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, वेव फंक्शन के बारे में हम डिस्क्राइब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो हमने क्या सीखा? पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बारे। क्लासिकल मैकेनिक्स में वेल डिफाइंड पाथ होता है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता। ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल होता है। मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको लेके बताया। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है? जीरो पॉइंट एनर्जी। तो हम जीरो पॉइंट एनर्जी निकाल का मतलब क्या है? ठीक है। अब देखो जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब ध्यान से देखना, यानी एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल एट ए टेम्परेचर जीरो केल्विन टेम्परेचर पर कितना एनर्जी उसके हो सकते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी कहने का मतलब बेसिकली है, या इसको ऐसे भी समझो मिनिमम एनर्जी, है ना, मिनिमम एनर्जी। ठीक है। अभी समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हो सकता है ना भी समझ में आया, तो कोई बात नहीं, हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो देखो जो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी है उसके हिसाब से ना, देखो क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ये कहता है हमारे पास कोई भी पार्टिकल है ना, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, ठीक है ना, मान लो कोई एटम है तो उसका जो कोई पार्टिकल है, कोई भी एटम है, जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना उस ऑसिलेटिंग एटम का, है ना, अबाउट देयर पोजीशंस। मान लो ये यहाँ पर है तो वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। समझ में आई बात? तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऑसिलेटिंग काइनेटिक एनर्जी होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। समझ में आई बात? अब यदि किसी ऑब्जेक्ट में कुछ मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अब वो फिक्स्ड रख दूं मैं यहाँ पे, क्या कर रख दूं? फिक्स्ड रख दिया मैंने, बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया, ये ना हिल रहा है ना डुल रहा है। समझ में आया? तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो। लेकिन जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनको यदि क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो मतलब उन जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। समझ में आई बात? तो टेम्परेचर होगा तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हिलता डुलता वो रहेगा। ये अब
क्लासिकल थ्योरी की यदि बात माने तो जो एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो कहने का मतलब है टेम्परेचर 0 केल्विन, तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन। तो जब मैं टेम्परेचर 0 कर दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कितनी आनी चाहिए? 0। क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी क्या कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे, यानी कुछ टेम्परेचर यदि ऑब्जेक्ट में है तो उसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। बेशक वो मूव ना कर रहा हो, वो हो सकता है अपनी पोजीशन पर ही ओसिलेट कर रहा हो, बेशक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा रहा हो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो ओसिलेट भी तो कर सकता है। ये है तो एटम वुड स्टॉप ओसिलेटिंग एंड रिमेन फिक्स्ड काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से एब्सोल्यूट जीरो पर। जैसे टेम्परेचर 0 करेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। तो एब्सोल्यूट 0 पर तो एटम ओसिलेट नहीं करना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए अपनी लैटिस पोजीशन पे। समझ में आ गई बात? लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, जैसे ही फिक्स्ड होगा, अब जैसे ही वो फिक्स हुआ तो फिक्स होने का मतलब क्या हो गया, हम जैसे जैसे मान लो ओरिजिन हो गया है ना, और एक्स डिस्टेंस है यहाँ से, यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा ए, तो यहाँ मान लो वो है, तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स। तो इसी को तो बोलना फिक्स होना। समझ में आया? तो इसका मतलब जैसे फिक्स हुआ तो हम उसकी पोजीशन प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी तो प्रिंसिपल तो मना करता है, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल मना करता है, ठीक है ना। तो कहता है पोजीशन मोमेंटम तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ हम ये काम कर ही नहीं सकते अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से 0 केल्विन पर फिक्स हो जाना चाहिए, वो ओसिलेट ही नहीं करना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, जो एटॉमिक ओसिलेटर है ना एब्सोल्यूट 0 पर भी उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ ओसिलेटरी मोशन होना चाहिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। क्लासिकल काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है भाई हम प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। तो जब प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते तो मान लो देखो, कहने का मतलब ये ओरिजिन हो गया, ये यहाँ तक ये डिस्टेंस x होगी, है ना, और ये यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस के dx, तो ये कितना होगा dx, तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलेगा। समझ में? अब फिक्स नहीं है ना, फिक्स वो नहीं है, तो एब्सोल्यूट 0 पर भी उसमें कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ओसिलेटरी मोशन रहेगा और यहीं कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, ताकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो भी हो सके। समझ में आया? कोई भी एटॉमिक ओसिलेटर होगा तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब देखो जो एनर्जी होगी ना, एनर्जी एटॉमिक ओसिलेटर की या कोई भी पार्टिकल हमारे पास हो जो एब्सोल्यूट 0 पर एनर्जी होगी, जैसे मैंने बताया था T = 0 केल्विन पर जो एनर्जी होगी इसी को हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, तो वो होती है 0 पॉइंट एनर्जी। तो मेरा कहने का मतलब ये, क्लासिकल थ्योरी तो ये कहता है कि पार्टिकल बिल्कुल सीज हो जाएगा, मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाएगा, उसमें कोई 0 पॉइंट एनर्जी नहीं होगी एट एब्सोल्यूट 0। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है उसमें एनर्जी होगी इवन एट 0 केल्विन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। अब देखो आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा 0 केल्विन एक्चुअली में हम अचीव ही नहीं कर सकते, है ना, हम इसके पास जा सकते हैं, ठीक है ना। 1 केल्विन 2 केल्विन के आसपास ऑलरेडी मतलब अचीव किया गया है टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन हम एब्सोल्यूट 0 हम अचीव अभी तक नहीं कर पाए हैं एक्सपेरिमेंटली। तो देखो जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना एटॉमिक मोशन की, ठीक है ना, ये मान लो हमने 0.001 केल्विन टेम्परेचर, तो लगभग 0 ही है ये तो, है ना, कंफर्म करता है 0 पॉइंट एनर्जी की। ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं देखो 0.01 केल्विन पर, क्योंकि इवन इस टेम्परेचर पर भी ना एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि पार्टिकल्स के पास कुछ 0 पॉइंट एनर्जी होती है, यानी उनके पास इतने कम टेम्परेचर पर भी। अब देखो 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब कितना होगा, -273 केल्विन। समझ में आ गया बात, ठीक है। और 1 केल्विन का मतलब वो सेल्सियस, तो 1 केल्विन का मतलब कितना होगा, -272 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इतना माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, -272 डिग्री सेल्सियस। तुम सोचो फ्रीज हो जाएगा, कोई हिलेगा डुलेगा भी नहीं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है भैया कुछ ना कुछ हिलेगा डुलेगा जरूर, ऑसिलेशन जरूर होगा, उसमें कुछ ना कुछ 0 पॉइंट एनर्जी जरूर होगी इवन एट दीज टेम्परेचर। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसको हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से समझते हैं। तो कंसीडर कर लो हमारे पास कोई एक मास है ना, इस कन्फाइंड टू अ स्मॉल डायमेंशनल रीजन ऑफ साइज ए अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेशन। अब कहने का मतलब देखो, अब देखो एज्यूम करो, देखो मैं 1 डायमेंशनल ले रहा हूँ, देखो ओरिजिन होगा, हमने मान लो यहाँ से हम कुछ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस होगी,
है ना, और ये हो गया बी, और ये क्या हो गया डिस्टेंस डेल एक्स। समझ में आई बात। ओ बी कितना हो गया मेरे पास, ओ बी हो गया एक्स प्लस के डेल एक्स, और ओ ए कितना हो गया एक्स। तो पार्टिकल इस रीजन में कन्फाइन हो गया, इसको मैं ए मान लेता हूँ। साइज क्या ले लिया ये, तो एक वन डायमेंशनल रीजन में एक पार्टिकल है, इट इज़ कन्फाइंड, है ना। साइज क्या होगा इस रीजन का है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अनसर्टेनिटी पोजीशन में कितनी होगी डेल एक्स, जो डेल एक्स होगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, है ना। पोजीशन में क्या होगा, देखो डेल एक्स जब नीचे जाएगा तो मेरे पास सिंपली कितना आ गया, एच का टपोर में 2a, ये आ गया। तो मोमेंटम स्प्रेड एटलीस्ट इतना होना चाहिए, और ग्रेटर देन का साइन है ना, या इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोमेंटम में स्प्रेड होना चाहिए या इतना होना चाहिए, एटलीस्ट है, ठीक है। तो जो एवरेज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वुड ऑल्सो बी ऑफ दिस ऑर्डर, तो मोमेंटम भी जो होगा ना ऑलमोस्ट वो भी लगभग इसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, particle confined to a small region of size a cannot be at rest and must have finite energy corresponding to momentum। इस मोमेंटम के corresponding ना, ये मिनिमम जो हमने निकाला है ना इसका अपॉन 2a, है ना। तो कुछ ना कुछ देखो, मोमेंटम उसके अंदर कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना वो रेस्ट में तो होगा नहीं भाई जब वो इस रीजन में कन्फाइंड है तो हमने मोमेंटम इतना है ना, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम है, तो रेस्ट पर तो वो होगा नहीं, समझ में आया। तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू दिस मोमेंटम क्या होगी, तो हम जानते हैं कि इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है, ठीक है। तो ये लगभग मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी डेल पी मैंने कितना निकाला मिनिमम, तो एच का तो ये मेरे पास है ना। तो हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यदि निकाले तो देखो इसको मैं यदि मैं एच कट अपॉन 2a आया था ना, एच कट अपॉन में 2a का स्क्वायर अपॉन में 2m, समझ में आ गई बात। तो ये मेरे पास एच कट स्क्वायर अपॉन में 8ma स्क्वायर ये आ गया, मिनिमम ये आ गया। और ग्रेटर देन इससे होगा, है ना, मैं यदि इनइक्वालिटी का भी इंक्लूड कर लूँ, समझ में आई बात, ठीक है। तो क्वांटम पार्टिकल यदि स्मॉल रीजन में कन्फाइंड है ना, कम से कम इतना एनर्जी तो होगा, समझ में, कम से कम इतना काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास होगा ही होगा, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यदि वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, तो कम से कम एनर्जी इतनी तो होगी। इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। तो जीरो पॉइंट एनर्जी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया मैंने क्या बताया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।